हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशंस। इससे पहले वाले जितने लेक्चर्स थे उनमें हमने सिर्फ परम्यूटेशंस की बात की थी। परम्यूटेशंस मींस अरेंजमेंट। आपके पास जो भी नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन थे, आप उनको अरेंज कर रहे थे। आपके पास n थिंग्स अवेलेबल थी, n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, ये आपने बात की थी। और अगर n में से r थिंग्स को मुझे अरेंज करना है तो हम npr का फॉर्मूला यूज करते थे। अच्छा, npr के फॉर्मूले पे बेस्ड आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज बात करेंगे सिर्फ कॉम्बिनेशन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होगा? सिलेक्शन, कि अब आपको ग्रुप बनाने हैं या सिलेक्ट करना है कुछ थिंग्स को। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर n थिंग्स है, आप n की n थिंग्स को सिलेक्ट करना चाहते हो या n में से r थिंग्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, कि अगर आप ग्रुप बना रहे हो या सिलेक्शन कर रहे हो सब कुछ का या फिर सबका, विदाउट रेफरिंग टू देयर ऑर्डर। मतलब इस बार अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या तो आप सबको सिलेक्ट कर लो एक साथ या उनमें से कुछ को सिलेक्ट करो, विदाउट कंसिडरिंग देयर ऑर्डर। अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी थ्योरी पहले समझ लेते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब क्लियर कर पाओगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। हमने एक एग्जांपल लिया, इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू के 3 लेटर्स ले लिए। अब देखो, शुरू के 3 लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, मतलब कितने सिलेक्शन पॉसिबल है। आप बोलोगे 3 लेटर्स है तो यही तो सिलेक्शन होगा उसमें। अगर वो बोल रहा है फर्स्ट 3 लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट तो यही तो सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन करते टाइम मान लो आप BCA ले लो या BAC ले लो, तो वो सिलेक्शन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन में मैंने अभी आपको बताया आप ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, आप उसको आगे पीछे अरेंज कर लो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 26 लेटर्स में से 3 लेटर सिलेक्ट करने थे शुरू के, तो सिलेक्शन तो एक ही होगा। तो कितने कॉम्बिनेशन है, कितने सिलेक्शन पॉसिबल है? एक ही सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन इन 3 लेटर्स का अगर मैं परम्यूटेशन आपसे पूछता, शुरू के 3 लेटर्स का परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट कितना हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इस तरह से बताओगे कि ABC तो हम ACB भी तो ले सकते हैं। तो परम्यूटेशन तो अलग अलग है ना, अरेंजमेंट तो अलग अलग है। या फिर मैं B को आगे फिक्स करके BAC या BCA ले लेता, या फिर मैं C को आगे फिक्स करके AB या CBA ले लेता। तो अब मैं बात करूं कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 6। ये हमने वैसे भी सीखा था कि 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, 6 पॉसिबिलिटीज थी अरेंजमेंट की। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक ही है। ये 3 लेटर यूनिक है, 3 लेटर का सिलेक्शन तो ABC लो, BCA लो, CAB लो, कुछ भी लो, वो तो एक ही माना जाएगा। अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अब अगर आपसे पूछे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में से किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, हमेशा सेम नंबर ऑफ थिंग्स को अगर अरेंज करूं, विच इज मोर न्यूमरस? ऑब्वियसली परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इन दोनों को किस तरह से रिलेट करें हम? अब हम NPR को तो जानते हैं कि n में से r थिंग्स को अगर मुझे अरेंज करना है तो NPR लगाते हैं। सिलेक्शन में क्या करेंगे? आपको बोला गया अभी, जैसे पीछे एक एग्जांपल लिया कि मैं कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं लूं, कोई भी कॉम्बिनेशन लूं, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, शुरू के 3 लेटर्स ले लो इंग्लिश अल्फाबेट के, तो कॉम्बिनेशन क्या आया? ABC। उस कॉम्बिनेशन का एक से ज्यादा परम्यूटेशन होगा, जितने लेटर्स है उस पर डिपेंड करता है। ABC 3 लेटर है तो उनका अरेंजमेंट क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल, 6 परम्यूटेशंस मिली, मतलब देयर विल बी मोर देन 1 परम्यूटेशन। ठीक है, फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो भी कॉम्बिनेशन लोगे उसके अंदर अरेंजमेंट तो हो ही सकता है ना, उन डिजिट्स को, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को आगे पीछे रीअरेंज करके। तो परम्यूटेशन तो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा ही होगा। फिर वो कहता है ऑर्डर, मतलब अरेंजमेंट तो हम परम्यूटेशन में काउंट करते हैं, कॉम्बिनेशन में तो बिल्कुल नहीं होता। ये बात हमने शुरू में ही लिख ली थी, है ना, विदाउट कंसिडरिंग द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। ऑर्डर आप सिर्फ परम्यूटेशन में देखोगे, कॉम्बिनेशन में नहीं देखते। उसके बाद अब कहता है आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्शन कैसे होगा? NCR से। जैसे अरेंजमेंट कैसे हो रहा था? NPR से। इसमें n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑफ देम को मुझे सिलेक्ट करना है, चूज करना है, विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? NCR नोटेशन होगा। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? NPR अरेंजमेंट के लिए हो गया, NCR सिलेक्शन के लिए हो गया। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो कहता है देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं n में से r ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया,
और सिलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो मैंने अब सिलेक्शन कर लिया, मान लो मैंने 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया 10 में से, तो वो 3 ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल में अरेंज तो हो ही सकते हैं ना। तो अगर मैं कलेक्शन ले रहा हूं एनसीआर का, एनसीआर का कलेक्शन लेने का मतलब मैंने आर ऑब्जेक्ट को एन में से सिलेक्ट किया, तो उनको अरेंज कितनी वेज में कर सकता हूं, आर फैक्टोरियल की डिफरेंट वेज में। समझ रहे हो ना आप, जैसे 10 में से 3 ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब उन 3 ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज करने की बात कर रहा हूं, तो 3 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट क्या होगी, 3 फैक्टोरियल। एनसीआर का मतलब क्या है कि एन में से आर को सिलेक्ट किया, तो उस आर ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट किया उनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में। अब ये लास्ट और मेन पॉइंट, इससे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिलेशन पता चल जाएगा। कह रहा है सिंस टू ईच कॉम्बिनेशन, कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो उसमें आर फैक्टोरियल की परम्यूटेशंस तो आप दे ही सकते हो। आप मान लो 10 में से आपने 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो उसमें से 4 फैक्टोरियल के अरेंजमेंट ले लोगे उनको अरेंज करने के लिए। अगर 10 में से आप 7 थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो 7 थिंग्स को आप अरेंज भी तो कर सकते हो 7 फैक्टोरियल में। तो कह रहे जितना भी आप कॉम्बिनेशन लोगे, वो आर सिलेक्ट कर रहे थे आप ऑब्जेक्ट्स, तो कह रहे देयर कॉरस्पॉन्ड्स आर फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स, तो देयर आर टाइम्स, हमेशा आर टाइम्स परम्यूटेशंस होगी एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशंस, आर टाइम्स। देखते हैं, आर फैक्टोरियल टाइम्स, सॉरी आर फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल टाइम्स, कि अगर मान लो मैं कॉम्बिनेशन तो मैंने कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया कि इन में से आर थिंग्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर मैं आर फैक्टोरियल टाइम्स उसको अरेंज भी तो कर सकता हूं। जो सिलेक्शन किया है मैंने उसको अरेंज करना है, तो क्या करूंगा, आर फैक्टोरियल टाइम्स। तो जो अरेंजमेंट का मतलब क्या था, परम्यूटेशंस, तो परम्यूटेशंस जो हमेशा होगी वो आर फैक्टोरियल टाइम्स होगी ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं कि अगर मैं एनपीआर की बात करूं, एनपीआर की बात, तो एनपीआर का मतलब क्या है, टोटल अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स कितनी होगी, आर फैक्टोरियल, क्योंकि आप आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाह रहे हो, लेकिन कौन से आर ऑब्जेक्ट को, जो आपने एन में से आर सिलेक्ट किए थे। तो एनपीआर विल बी इक्वल टू आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर। एनसीआर मैंने क्या किया, एन में से आर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आर को अरेंज करा आर फैक्टोरियल में, तो आपको टोटल अरेंजमेंट मिल गई। तो इस बेसिस पे एनसीआर का फॉर्मूला क्या बन गया, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और एनपीआर का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो साथ में ये आर फैक्टोरियल आपको और एक्स्ट्रा मिल गया। एनसीआर का फॉर्मूला ये बन गया। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, ओनली एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपका एनसीआर का। दोनों का कंपैरिजन देख लो। अब आप, थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई इसकी, दोनों का कंपैरिजन देखोगे तो कह रहा है डिफरेंट ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट्स ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम परम्यूटेशंस बोलते हैं, कि आप अरेंज कर रहे हो तो परम्यूटेशन है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, डिफरेंट वर्ड्स, अरेंजमेंट अगर बोला है कि अरेंज करना है, ऑर्डर करना है, आपको ऑर्डर में अरेंज करना है या शेड्यूल करना है, ये सब परम्यूटेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सब वर्ड्स है जो क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं। उसके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मुझे चूज करना है, चॉइस, या आर ऑब्जेक्ट्स का सबसेट लेना है, मतलब पूरे में से किसी चीज को सिलेक्ट करना है, सबसेट बनाना है, तो वो आपको कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है। सिलेक्शन, चॉइस, ये सब आपका क्या हो गया, सबसेट बनाना, कॉम्बिनेशन की तरफ हिंट कर रहा है। अच्छा, ऑर्डर विद इन द ग्रुप, वो तो मैटर नहीं करता, पहले पेज से हम बात करते आ रहे हैं। एनसीआर का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल अपॉन में, मतलब इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। दोनों में डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। अब इसमें जो वर्ड्स है, इंडिकेटेड वर्ड्स, कि अगर आपको ग्रुप बनाना है, दैट मीन्स सिलेक्शन, कमिटी बनानी है, सैंपल लेना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन तो बता ही दिया मैंने आपको, चूजिंग है या सबसेट है, ये सब वर्ड्स कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की तरफ। समझ रहे हो आप, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता चल गया। आपने सिलेक्ट किया, उनको अरेंज किया, तो टोटल परम्यूटेशंस मिलते हैं, और टोटल परम्यूटेशंस क्या होगा, आर फैक्टोरियल टाइम्स टोटल सिलेक्शंस। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया परम्यूटेशन के ही कॉन्सेप्ट से,
ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सॉल्विंग में बहुत आपको हेल्प करेंगे। मैं फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ, ठीक है। एनसीआर को मैं NC(n-r) भी लिख सकता हूँ, जिसमें ऑब्वियसली r आपका 0 से लेके n तक हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा, n से ज़्यादा नहीं होगा। एनसीआर का ओरिजिनल फॉर्मूला तो आपने देख लिया ना, मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मैं बोलूँगा 6C2 जो है वो 6C4 के इक्वल होगा। ये 4 कैसे आया, 6 - 2 करके देखो यहाँ पे, 6C2 विल बी इक्वल टू 6C4। अच्छा, NCX अगर NCY के इक्वल है, मतलब दोनों का n सेम है, x और y सब्सक्रिप्ट अलग अलग है, तो कह रहा है उसमें या तो x y के इक्वल होगा और n की वैल्यू x प्लस y के इक्वल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन NCR प्लस NCR-1, n फिर सेम है और r जो कंसेक्यूटिव है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार मेंस में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। तो आपका n इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट और बड़ा वाला वैल्यू मतलब r और r-1 में से ऑब्वियसली r बड़ा है, तो इट विल बी इक्वल टू n+1 CR। RD या बहुत रेफरेंस बुक्स आप कोई भी उठा लो तो उसमें आपको इसका प्रूफ दिया हुआ है, मतलब फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर हमें एप्लीकेशन देखनी है इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आएगा क्वेश्चन कि अगर मैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस है। देखो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A, उसको सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, या तो सिलेक्ट करेगा या सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है, सिलेक्शन होने का या ना होने का। सेकंड ऑब्जेक्ट B ले लिया, उसमें क्या होगा, अगेन या तो सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर उन सबको सिलेक्ट करने का या ना करने का, दो ही तो ऑप्शन है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो अगर n टाइम्स मैं इस 2 को देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n, मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के टोटल सिलेक्शंस कितने बनेंगे, 2n। उसमें 2n क्यों है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, दो पॉसिबिलिटीज है। सेकंड ऑब्जेक्ट में भी दो पॉसिबिलिटीज, थर्ड में भी दो, n में भी दो पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई सिलेक्शन की, 2n, 2n टाइम्स 2n, ठीक है। एक है फिफ्थ, ये आपके ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। इस तरह के प्रूफ आप नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ोगे, अभी मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूं इसका कि ये सीक्वेंस में देखो, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, NC0 NC1 NC2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, NCN इन सब का अगर मैं स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2NCN। कई बार ना PNC के सॉल्विंग में यूज हो जाता है, PNC मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज हो जाता है ये। अदरवाइज इस टाइप के जो प्रूफ आप देखोगे वो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, ठीक है, वो डिटेल में तब बात कर लेंगे। अभी आप इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखना बस, ठीक। थोड़े से और भी है रिजल्ट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है एक एनसीआर में एक फॉर्मूला हमारे पास होता है n/r n-1 CR-1, ठीक है। मतलब ये जो n और r है हमने यहाँ पे डिवीजन में लिया और मल्टीप्लीकेशन में n एक कम कर दिया यूनिट और r एक यूनिट कम कर दिया। कई बार यूज होगा ये भी सॉल्व करने में, सॉल्विंग में ये चीजें हेल्प करेगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये एनसीईआरटी के पूरे एक एक पेज के सॉल्विंग, अगर फॉर्मूला आपको आता है वो स्किप हो जाती है सॉल्विंग अगर आप फॉर्मूला लगा दो। एनसीआर ऊपर NCR-1 नीचे, दोनों का n सेम है, r और r-1 कंसेक्यूटिव हो गए। तो उसमें होता क्या, न्यूमरेटर में क्या होगा, आप इस n को और इस r-1 को सब्ट्रैक्ट करो, n माइनस r-1 मतलब क्या आएगा, n माइनस r-1 अपॉन में इसका r ले लोगे बस आप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस r+1 अपॉन में r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिनोमिनेटर में वर्किंग कर रहे हैं हम, n माइनस r+1 ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले का r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला है। बहुत ज्यादा सॉल्विंग आपकी इस फॉर्मूले से बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर NCR एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है, NCR की ग्रेटेस्ट वैल्यू जब n इवन होगा तो हमारे पास होता है फॉर्मूला NC n/2। मान लो n 10 है तो 10C5 जो वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। 10C1 10C0 10C2 ये सब वैल्यूज निकालो, 10 से 10 तक वैल्यू निकाल लो तो 10C5 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और कह रहा है अगर n ओड है, मान लो 7 आ गया, तो उस सिचुएशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू की। एक होती है NCn-1 अपॉन में 2, n-1 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे होगा NCn+1 अपॉन में 2। ऑड के केस में ये है, इवन के केस में वो है, ठीक है। तो ऑड में
ये कैलकुलेट करो या ये कैलकुलेट करो, इक्वल वैल्यू ही आएगी, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, ये एक बहुत यूनिक फॉर्मूला है, बहुत यूनिक फॉर्मूला है NCR.NCS, जिसमें n तो सेम हो ही गया ऑब्वियसली, R S से ज़्यादा है और n इन दोनों से ज़्यादा है, तो हमारे पास आता है NCS, ठीक है, और फिर आएगा N-S C R-S, मतलब बहुत ज़बरदस्ती वाला फॉर्मूला है। वही इसको सॉल्व जब आप करोगे ना तो अल्टीमेटली ये दिख जाएगा आपको। जैसे NCR का फॉर्मूला खोलोगे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा n फैक्टोरियल S फैक्टोरियल N-S फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब इसके फैक्टोरियल खोलोगे सेम आएगी। तो बहुत रेयरली यूज होने वाला फॉर्मूला है, बस आप ध्यान रखना है इसको, ठीक है। NCS और R-S, ठीक है, NCS और नीचे R-S ऊपर N-S, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। जैसे ये सबसे इजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी आपको फिर से PNC का डिफरेंस आपको क्लियर करेगा। आपको कहता है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 10 अकाउंट्स है उसका सर्टन सिटी में। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 अकाउंट्स बी सिलेक्टेड टू कॉल ऑन, उस 10 अकाउंट में से 3 अकाउंट्स को सिलेक्ट करना है कॉलिंग के लिए। तो ए पार्ट में देखो क्या बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। जब सिलेक्टिंग की बात करते हो विदाउट एनी डाउट हम क्या करेंगे, n कितना है मेरे पास 10, और कितनों पे कॉलिंग करनी है, 3 अकाउंट्स पे, R3 हो गया। तो क्या था सिलेक्शन का फॉर्मूला NCR, तो 10C3, अब NCR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और n-R मतलब 7 फैक्टोरियल, समझ गए ना, 10 - 3 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करना कैसे सीखा था लास्ट के लेक्चर्स में, 10 × 9 × 8 काउंटिंग है, 7 पे रोक देंगे, मतलब जो बड़ा वाला फैक्टोरियल मैच हो जाए वहां पे आप रोक दो, क्योंकि पता है 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर आगे की कैंसिलेशन अगर मैं देखूं तो ये गया 3 पर, ये गया 4 पर, तो ओवरऑल 120 आ गया आपका आंसर। सिमिलरली बी पार्ट आप देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द कॉल्स बी शेड्यूल्ड फॉर द 3 ऑफ द 10 अकाउंट्स, मतलब देखो आप 10 में से 3 अकाउंट को सिलेक्ट कर चुके हो, अब उन पे कॉल शेड्यूल करनी है, मतलब आपको अरेंज करनी है कॉल्स कि किस पे पहले कॉल की जाएगी, है ना। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, शेड्यूलिंग के लिए हमने क्या सीखा था, आप ले लोगे 10, मतलब NPR ले लोगे, NPR, और n यहाँ पे 10 है, और जो आपने 3 का सिलेक्शन किया था उन्हीं को तो अब आगे अरेंज करना है, 10P3, है ना। 10P3 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 3 7 फैक्टोरियल, और 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल पे आपने रोक दिया, फिर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 720 आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले हमने सिलेक्शन किए 3 अकाउंट्स के, फिर उन पे कॉलिंग करनी है, अरेंज करनी है कॉलिंग, ठीक है, कि किस पे पहले कॉल किया जाएगा, शेड्यूलिंग कर रहा है, शेड्यूलिंग के लिए मैंने आपको बताया था अरेंज करना है, तो NPR, ठीक है, ये आपका NCR हो गया। क्लियर हुआ। एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 2 एम्बुलेंस अटेंडेंट्स आर नीडेड इन एन इमरजेंसी, ठीक है, और 6 मैन ड्यूटी पे है। देखो मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी के लिए, ठीक है, एम्बुलेंस अटेंडेंट्स, और 6 मैन अवेलेबल है ऑन ड्यूटी, तो इन हाउ मेनी वेज द 2 कैन बी चूजन, वर्ड ही बता रहा है कि आपके पास टोटल कितने अवेलेबल पर्सन है 6, और कितने आपको चाहिए, आपको कितने चाहिए, ओहो R कितने 2, और जब चूजिंग की बात कर दी, ठीक है, तो उसमें क्या था NCR था, NCR, तो आपके पास क्या होगा 6C2, सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल ऊपर, 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, 6 - 2 4 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे हमने रोक दिया इसको, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 और 4 फैक्टोरियल से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गया 15 आपके पास वेज है जिसमें आप 6 मैन को सिलेक्ट कर सकते हो, 6 मैन में से 2 को फॉर एनी इमरजेंसी। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो ये तो। अच्छा, इसमें भी आगे है रिस्ट्रिक्शंस वाले कॉम्बिनेशंस है, पर अभी हम पहले बेसिक फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे थोड़े से क्वेश्चंस और, ये देखो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, कैसे है ये, 13CX = 13CY, और कह रहा है XY के इक्वल नहीं है, तो आप X + Y के लिए बताओ। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिख के दिया था, अलग अलग फॉर्मूले की एप्लीकेशन दे रहा हूं कि अगर NCX NCY के इक्वल होगा, तो मैंने आपको क्या लिख के दिया था, देन
इधर या तो x y के इक्वल है या फिर n की वैल्यू x प्लस वाई है। अच्छा ये देखो NC(x) इक्वल टू NC(y) तो दिख ही रहा है, n आपका 13 है, सेम है वो, लेकिन इसने साफ बोल दिया कि x तो y के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर x, यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं 13cx इक्वल टू का 13cy है, आपको साफ बोल दिया उसने कि x y के इक्वल नहीं है, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि n x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो n आपका कितना 13 और x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, वो तो फॉर्मूला लिखते ही आपको पता चल गया होगा, है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला आपका यूज कर लिया, एनसीईआरटी में भी यूज है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में भी यूज होगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ऐसा एक और, ये आपका एनसीईआरटी का ले लिया मैंने क्वेश्चन 7.4 का, आई थिंक NC8 इक्वल टू NC2 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है वैल्यू बताओ NC2 की। अगर मान लो गलती से आपने इसमें फॉर्मूला खोल दिया NCR का, तो NC2 और NC8 बहुत गैप है, वैल्यू सॉल्व होके नहीं मिलेगी। तो आप फिर से वही बात करो ना इसमें कि अभी तो हमने बात की थी कि NCX अगर NCY के इक्वल होगा तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x y के इक्वल होगा या फिर n की वैल्यू x प्लस वाई होगी। तो देखो इसमें NC8 और NC2, तो इसमें क्लियरली 8 तो 2 के इक्वल है ही नहीं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो n की वैल्यू है वो x प्लस वाई, मतलब n की वैल्यू 8 प्लस 2 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू 10 मिल गई। अब इसने क्वेश्चन में सिर्फ 10 n की वैल्यू तो नहीं पूछी, इसने बोला NC2 बताओ, तो n की वैल्यू 10 आ गई, तो 10C2 बता दो आप, बस अब 10C2 को तो सॉल्व करना है, ये तो हो ही जाएगा, है ना। 10 फैक्टोरियल ऊपर, 2 फैक्टोरियल नीचे और 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गई वैल्यू, तो आपका आ गया 45 आंसर। मतलब फैक्टोरियल तो आपको सॉल्व करना आता है, ये लास्ट के लेक्चर्स में हमने बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी। अभी एक ही फॉर्मूला 2 क्वेश्चंस में हमने लगा लिया, देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चंस है फॉर्मूला बेस्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NC4 कंसेक्यूटिव दे दिया उसने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, NC5 एंड NC6 आर इन AP। अच्छा AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n की वैल्यू पूछी है, तो आपको याद है ABC अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन थी 10th में 2B इक्वल टू A प्लस C, ये हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, इसको यूज करेंगे हम। अब सॉल्यूशन में देखो ना, हम क्या बात करेंगे कि NC4 NC5 और NC6 ये सब AP में है, तो ये A ये B ये C, तो B का अगर मैं डबल करूं वो किसके इक्वल होगा, A प्लस C के, NC4 प्लस NC6। अब फिर वही अगर मैं फैक्टोरियल खोलता तो भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है 4 5 6 में। एक टेक्निक लगा सकते हैं हम इसमें, वो टेक्निक ये लगा सकते हैं कि अगर मैं इसमें NC5 को इधर भेज दूं डिनोमिनेटर में, तो NC4 के नीचे NC5 आ जाएगा और NC6 के नीचे भी NC5 आ जाएगा। ये क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR अपॉन में NCR माइनस 1, वो क्या था, n माइनस आर प्लस 1 ऊपर था, r नीचे था, है ना। n दोनों का सेम है, ऊपर r नीचे r माइनस 1, मतलब ऊपर ज्यादा वैल्यू नीचे कम वाली वैल्यू। तो उसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला तो देखो NCR और नीचे NCR माइनस 1 है, ठीक है, ये वाला तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है NCR माइनस 1, तो ऊपर क्या आता है n माइनस आर प्लस 1, मतलब देखो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये मैं ऊपर लिख दूंगा n माइनस 5 और अपॉन में क्या आएगा इसका r, ये देख लो r के लिए नीचे आ गई, इसमें r 6 है और इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिख देते हैं। अच्छा यही चीज यहाँ पे रिवर्स में दी हुई है, इसमें NCR नीचे NCR माइनस 1 ऊपर है, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, r ऊपर आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये r है ये r माइनस 1 है, तो r ऊपर आ गया और n माइनस आर माइनस 1 जो है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, बीच में प्लस। अब बस सॉल्व करना बच्चों, सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 यहाँ पे मैंने 6 और n माइनस 4 का एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया आपका 30, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, ठीक है, सॉल्विंग ही रहती है बस। ये इधर चला जाएगा 12 इंटू n माइनस 4 और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50, ठीक है। तो 12n
माइनस में 48, एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50 है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक बन गई आपके सामने, एन स्क्वायर माइनस में 21n प्लस 98। तो अगर आप फैक्टर करोगे तो n माइनस 14 और n माइनस 7 ये दो फैक्टर बन गए। n की वैल्यू या तो 14 आ रही है या n की वैल्यू 7 आ रही है। अच्छा, दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, r से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 14 और 7 दोनों ही ज़्यादा है ना, n की वैल्यू r से ज़्यादा होनी चाहिए। तो r हमारे पास 4, 5, 6 है, तो 7 भी ज़्यादा है, 14 भी ज़्यादा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये तीनों कोफिशिएंट्स आपके AP में हो गए। समझ आया? AP की आपने कंडीशन लगाई बेसिक, जो आपने 10th में पढ़ी थी। फिर ये फॉर्मूला 2 बार लगा दिया, मतलब आपने ये लगाया। अच्छा, ये इसका उल्टा मैं लिख के दे देता हूँ, NCR माइनस 1 ऊपर है और NCR अगर नीचे है तो क्या होगा, R ऊपर n माइनस आर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। रिवर्स रेसिप्रोकल हो गया, ये लगाया मैंने यहाँ पे। तो आपका सोचो ना, फैक्टोरियल का जो सॉल्विंग का प्रोसेस था वो सारा उड़ गया, आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, सॉल्विंग बहुत कम पड़ी आपकी। ठीक है, ये देखो अब आप n, इसमें मेरे पास कितना स्पेस है देखो, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशो दे दिया 2nc3 और nc2 की रेशो 44:3। फिर कह रहा है आप r की वैल्यू बताओ जिसपे NCR 15 होगा। तो वो तो दूर की बात है, r की वैल्यू तब बता पाओगे जब n होगा मेरे पास। तो पहले n के लिए हमने क्या करा, कंडीशन क्या दी है मुझे, 2nc3 सच दैट NC2 44:3 गिवन है, ये तो गिवन है। ठीक है, 2nc3 को हमने सॉल्व करना शुरू किया, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, रेशो में n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू में 44/3 आ गया। अब इसके फैक्टोरियल्स को हमने एक्सपेंड करना शुरू किया कि देखो कुछ कैंसिलेशन मिल जाए, जैसे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 तक लेके गए इसको अपॉन में। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, 2n माइनस 3 को ऐसे रहने दो ताकि ये कैंसिल हो जाए। अच्छा, रेशो में n फैक्टोरियल को सॉल्व किया, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू में 44/3 तो दिया हुआ है। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो गया, 2n माइनस 3 2n माइनस 3 गया, 2 फैक्टोरियल गया, n माइनस 2 n माइनस 2 सब गया, कैंसिल हो गया सब कुछ। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको, जो बच गई वैल्यूज हमारे पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2। अच्छा, आगे 2n माइनस 3 वाली टर्म कैंसिल हो गई है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल में 3 बचा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। रेशो में मेरे पास बचा n माइनस 1, बस आई थिंक यही बचा क्योंकि n माइनस 2 कैंसिल हो गया और 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। हाँ, इसका 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, अपॉन में है सब। तो अब जो बची हुई चीज़ है उस पर वर्किंग करते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब लिखा है यहाँ पे 2n माइनस 1। अच्छा, इस वाले टर्म में से 2 कॉमन आ गया तो ये बन गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका n और n माइनस 1, और यहाँ पे रह गया सिर्फ 44, 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब देखो, इस n ने n को क्रॉस कर दिया, n माइनस 1 ने n माइनस 1 को क्रॉस कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे बचा क्या सिर्फ 2n माइनस 1, n भी कैंसिल हो गया, n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, 44। तो लो 2n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली 6 आ गई। अब आपको बोला गया है कि NCR आपका 15 होगा, तो कौन सी R की वैल्यू पे होगा, मतलब 6CR आपका 15 आना चाहिए, 6CR। अब देखो, या तो तुम पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके 15 लाना पॉसिबल नहीं है। R की जो वैल्यूज है ना, उनको R की जगह रख के सॉल्व करके देख लो कि 15 किस पे आ रहा है। जैसे मुझे पता है कि भाई R के लिए अगर 3 लूँगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि 6C3 या 6C4 पे वैल्यू मिलेगी आपको। अगर 6C3 को सॉल्व करता हूँ मैं, तो 6C3 में आएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और फिर 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे हम रुक गए। एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, एक 3 फैक्टोरियल 6 है, तो ये आपका आंसर 20 आ रहा है। तो 6C3 20 होता है, याद हो जाता है। अब 6C2 या 6C4 इक्वल होगा, 6C2 या 6C4 इक्वल होगा, वो आपका 15 आएगा। देखें, तो यहाँ पे जैसे 6C4 ले लिया मैंने, तो 6 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर रुक गए हम, ये 4 फैक्टोरियल ऐसे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया और ये आपका कितना आ गया, 2 से 6 क्रॉस हो गया, 3 इंटू 5 15 आ गया। तो 6C4 मतलब जब मैं आर के लिए 4 ले रहा हूँ, आर के लिए 4 ले रहा हूँ तो NCR मेरे पास 15 आ रहा है। समझ गए? पहले n निकाला, सॉल्विंग करके फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड किया NCR के, और फिर ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों लास्ट, उसमें हमारा एक नया फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि फॉर्मूला ने काफ़ी सारे लिखवाए थे तो कुछ की मैंने एप्लीकेशन आपको दे दी। अब देखो 3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले मुझे दे दिए फैक्टोरियल और उनकी रेशो दे दी। मतलब कैसे गिवन है देखे जरा, n+1 CR+1 इक्वल टू NCR। जब ऐसे 3 की रेशो दी होती है ना तो ऐसे लिख लिया करो, n-1 CR-1, तो इसकी रेशो 11, इसके 6 और इसकी 3। अच्छा इसमें ना कोई फॉर्मूला ऐसे तो लग नहीं रहा क्योंकि n तो सेम है ही नहीं, तो जैसे हम NCR और NCR-1 लगाना चाह रहे थे वो नहीं लगेगा। अब इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा पेयर वाइज और सॉल्व करना होगा अच्छे से, ठीक है? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। n+1 CR+1 अपॉन में 11 इक्वल टू NCR अपॉन में 6 ले लिया जैसे मैंने, तो यहाँ पे आ गया n+1 CR+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR, और ये हो गया 11/6। इसका फैक्टोरियल सॉल्व करना शुरू किया, n+1 फैक्टोरियल अपॉन में r+1 फैक्टोरियल, समझ गए? फिर n+1 माइनस r-1, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो n+1 माइनस r-1, 1 और -1 कट गया, यहाँ पे आ गया n-r फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR में क्या होगा, n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर n-r फैक्टोरियल। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ही है, 11/6। देखो साफ n-r से n-r तो क्रॉस हो भी गया। यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया, n+1, एक मिनट, इसको मैं ले रहा हूँ n+1 इंटू में n फैक्टोरियल पर रुक गया मैं, यहाँ पे r+1 के साथ r फैक्टोरियल पर रुक गया। अच्छा डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, r फैक्टोरियल ऊपर n फैक्टोरियल नीचे, 11/6। तो उस सिचुएशन में क्या हो चुका है, n-r और n-r का फैक्टोरियल तो पहले कैंसिल हो गया, r फैक्टोरियल भी गया, n फैक्टोरियल भी गया, तो सॉल्व करके क्या मिल गया मुझे, n+1 अपॉन में r+1 इक्वल टू 11/6 आई थिंक, है ना? सिर्फ यही बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6n + 6 11r + 11, ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, 6n - 11r की वैल्यू 5 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास NCR, उसके नीचे में ले आया n-1 CR-1 और ये हो गया 6/3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल, और जब इसको माइनस किया n-1 माइनस r+1 तो फिर से n-r का फैक्टोरियल ही बचा यहाँ पे तो 2 रह गया सिर्फ। अब क्या करें, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, वही इसको देख के मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अच्छा r-1 फैक्टोरियल, n-r और n-r तो पहले कैंसिल हो गया, इनटू में इसको रिवर्स कर दिया, r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो क्या बचा आपके पास, n/r इक्वल टू 2 ओनली, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। फिर हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर ली। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, 6n - 11r इक्वल टू 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 6n - 11r इक्वल टू 5। इसमें आपने n को अभी क्या कैलकुलेट किया, 2r, तो n की जगह आपने 2r रख दिया, -11r इक्वल टू 5। कैलकुलेशन आप समझ चुके हो, r की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अच्छा जब r 5 आ गया तो फ्रॉम 1 नहीं, जो अभी आपने फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 है, n के लिए 2r थी तो 2 × 5, n के लिए आपकी 10 आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको जो फॉर्मूले अभी समझाए या जो एक लिस्ट दी उसमें से कुछ की एप्लीकेशन ले ली, NCR किस तरह से अप्लाई होता है वो हमने समझ लिया।
आगे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स कॉम्बिनेशंस में भी है, जैसे परमिटेशन में था। फिर उसके बाद इन दोनों के मिक्स में क्वेश्चंस भी आएंगे, तो थोड़े से है अभी टॉपिक हमारे पास। ठीक है, आप बेसिक वाला सारा पोर्शन एक बार रिवाइज कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।